वेलकम, नमस्कार। आप दिख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करके प्रभावितों को पैसा वापस कराया जा रहा है। इसके साथ ही गुम बच्चों को खोजने के लिए प्रदेश के बाहर भी टीमें भेजकर बच्चों की रिकवरी कराई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1271 भूमाफियाओं से 2000 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई है, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सीएम शिवराज ने जानकारी दी कि चिटफंड कंपनियों से 50,000 लोगों की 800 करोड़ की राशि वापस कराई गई है। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत मिलावटी सामान बनाने वालों के खिलाफ 6 कारखानों को ध्वस्त किया जा चुका है। राशन की कालाबाजारी में लिप्त 331 लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। उधर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रेत के अवैध परिवहन की शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दूसरे राज्यों में रेत के परिवहन पर रोक लगा दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले जिले के एक राइस मिल में अवैध भंडारण होने और रेत के दूसरे राज्य में सप्लाई करने की शिकायतें जिला प्रशासन को मिली। इसके अलावा रेत को खदानों से सीधे लोड करके दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था और इस पूरे मामले में कलेक्टर जेपी मौर्य ने कहा कि रेत की ट्रेडिंग के लिए जीएसटी समेत सभी नियमों को विधिवत पूरा करना होगा और इसके अलावा भंडारण का लाइसेंस भी लेना होगा और ट्रेडिंग सीधे खदान से नहीं की जा सकती। कलेक्टर ने कहा कि अवैध रेत परिवहन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के अरपा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग गया है। काम शुरू होने से पहले ही प्रोजेक्ट टेंडर विवाद में फंस गया है। अरपा के संरक्षण और संवर्धन के तहत बिलासपुर के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया गया है, जिसे इंदिरा सेतु पुल से शनिचरी पचरी घाट तक अरपा नदी के दोनों किनारे 4 लेन सड़क का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाना है और इसके लिए बीते दिनों नदी किनारे काबिज सैकड़ों परिवारों को विस्थापित किया गया। योजना को स्मार्ट सिटी में शामिल करके 100 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए गए थे, लेकिन 7 महीने बाद भी योजना का काम शुरू नहीं हो सका। प्रोजेक्ट पर टेंडर को लेकर ठेकेदार आपस में उलझे और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अफसरों की दलील है कि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया जा सकता। वहीं लेट लतीफी का ठीकरा विपक्ष कांग्रेस के नेताओं और निगम के अधिकारियों पर फोड़ रही है। उस टेंडर में कुछ बिंदुओं को लेके कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई चल रही है। माननीय हाई कोर्ट का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, उसका पालन करते हुए और उस प्रोजेक्ट पे कार्य प्रारंभ किया जाएगा। काम सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट और उसकी ये दुर्दशा इस बात को बताती है कि शहर में विकास के काम किस तरीके से चल रहे हैं और जब आज उजाड़ देने के बाद अब किन्हीं भी कारणों से कभी कोर्ट में टेंडर का ना होना ये घोर लापरवाही को दर्शाता है, जनप्रतिनिधियों की भी और प्रशासन की भी। और ब्लैकमेल करने वाले कथित पत्रकारों को करोड़ों रुपए देने के मामले में सुर्खियों में आए मुंगेली रेंजर सीआर नेताम को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि उन पर यह कार्रवाई दूसरे मामलों में की गई है। रेंजर के खिलाफ बिलासपुर वन मंडल में नौकरी के दौरान पुराने मामलों में विभागीय जांच चल रही थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पीसीसीएफ ने यह कार्रवाई की है। साथ ही उन्हें निलंबन के दौरान बिलासपुर सीसीएफ कार्यालय में अटैच किया गया। आपको बता दें कि 3 फरवरी को सीआर नेताम ने मुंगेली के कोतवाली थाने में बिलासपुर के वेब पोर्टल के कथित पत्रकार परमवीर महास और उसके दोस्त वर्षा तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कथित सीबीआई जांच में फंसा देने के नाम पर उन्होंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की वसूली की। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मास्टरमाइंड सरताज ईरानी अब भी फरार है। और छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी काफी जद्दोजहद के बाद घोषित कर दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में 2 महामंत्री, 5 उपाध्यक्ष और 6 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। कांकेर के टेकेश्वर जैन और सूरजपुर के रितेश गुप्ता को महामंत्री बनाया गया। रायपुर के अमित मेसरी और गौतम गुप्ता प्रदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही 19 जिला अध्यक्षों की भी घोषणा की गई। इसमें संचित तिवारी रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष, उमेश घोरमोड़े प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाए गए। फिलहाल 19 जिलों में ही नियुक्ति हो पाई है। रायपुर शहर, जिला दुर्ग, भिलाई, सूरजपुर, कवर्धा सहित 12 में से जो बाकी जिले बचे हैं
उनके लिए नाम पर सहमति नहीं बनी है। इस बार युवतियों को भी, बहनों को भी बहुत ज़्यादा युवा मोर्चा में जगह दिया गया है ताकि वे आगे चलकर भाजपा का भविष्य बने। इस उद्देश्य को लेकर युवतियों की भी बड़ी संख्या में हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा में रखा है और उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, सोशल मीडिया के संयोजक, मीडिया प्रभारी, शासकीय स्वाध्याय योजना मंडल और ऐसे अनेक जो दायित्व हैं उसका निर्वहन करेंगे आगे चलकर युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी। और छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में अभी 1 महीने का समय बचा है। व्यापारी भी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ चैंबर में अभी तक 2 पैनल प्रमुख रूप से सामने आई है। पहला है जय व्यापार पैनल और दूसरा व्यापारी एकता पैनल। व्यापारी एकता पैनल से जुड़ रहे राजेंद्र जग्गी ने जय व्यापार पैनल को अपना समर्थन दिया है। राजेंद्र जग्गी ने कहा है कि पिछले 3 साल में निर्वाचित सभी पदाधिकारियों के काम से संतुष्ट न होने से उन्होंने इस बार पैनल बदला है। चैंबर चुनाव में व्यापारियों के दोनों पैनल ने पूरा जोर लगा रही है। 3 साल सिर्फ और सिर्फ अपना एक गृह युद्ध टाइप आपस में ही लड़ के पदाधिकारियों के अपमान के अलावा कुछ नहीं किया और आज उसी की परिणति है। आज जय व्यापार को ज्वाइन किया और प्रण लिया है कि जय व्यापार अब परिवर्तन है होना चाहिए अपना चेंबर ऑफ कॉमर्स में। जो भी एकता पैनल से बाहर छोड़ के गया है उसकी हालत सबको, पब्लिक को मालूम है, कहीं कोई बताने की जरूरत नहीं। राजेंद्र जग्गी ने ये अपनी बहुत बड़ी गलती की है कि जो मूल संस्था को छोड़कर उन्होंने दूसरी संस्था को पकड़ा है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स में शुद्ध व्यापार और व्यापार की सेवा के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जय व्यापार पैनल को पूरे प्रदेश में सपोर्ट करने के लिए आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय श्री जग्गी जी को, पूरे उनके टीम को मैं स्वागत करता हूं। और छत्तीसगढ़ सरकार अब पीडीएस, मध्याह्न भोजन और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत लोगों को 45 राइस देगी। तो 45 राइस योजना के लिए 10 जिलों को चुना गया है, जिसमें बस्तर के 7 जिलों के अलावा कोरबा, जशपुर और बलरामपुर के नाम शामिल हैं। सरकार को इनमें सालाना करीब 150 करोड़ का खर्च आएगा और ये योजना संचालन के लिए केंद्र सरकार से भी इतनी राशि मिलेगी। योजना के माध्यम से राज्य सरकार करीब 20 लाख लोगों को 5 लाख मीट्रिक टन चावल देगी। आपको बता दें कि 45 राइस में आयरन के अलावा फोलिक एसिड और विटामिन B12 भी होता है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से भी जिंक और आयरन से भरपूर चावल पर रिसर्च किया जा चुका है, जो कुपोषण दूर करने में सहायक होंगे। चावल की ये किस्में तैयार है और जल्द ही मार्केट में उन्हें लॉन्च किया जाएगा। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें जो चावल होगा उसमें एनीमिया को लड़ने के लिए, वहाँ की जनसंख्या के लिए विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन का सम्मिश्रण किया जाएगा। व्यक्ति होता है उसकी डेली डाइटरी जो रिक्वायरमेंट है उसका 60% का पूर्ति हो जाती है। और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही पैसेंजर और लोकल ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाने की तैयारी है। रेलवे बोर्ड ने 6 जोड़ी लोकल और पैसेंजर ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। दरअसल कोरोना की वजह से 23 मार्च से एक्सप्रेस, पैसेंजर, लोकल और मेमू ट्रेन बंद है। कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाया जा रहा है, लेकिन छोटे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए अभी तक कोई सुविधा नहीं है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने 6 जोड़ी लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाने की सहमति दे दी है। फिलहाल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और डोंगरगढ़ के बीच 12 पैसेंजर और मेमू ट्रेनें चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव पर सहमति मिलने के बाद प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा है। राज्य सरकार से सहमति मिलने के बाद संबंधित ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। लोकल ट्रेन चलाने की बात है। अभी 6 पेयर ट्रेन को, जिसमें कि 12 ट्रेन आती हैं, उनको अभी अप्रूवल मिला है बोर्ड से, रेलवे बोर्ड से, और उनको राज्य सरकार के पास अभी भेजा गया है, ताकि अगर उनको भी कोई उसमें अगर सहूलियत ना हो, इंफॉर्मेशन उनको दी गई है और अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो दे सकते हैं। विभिन्न रूटों पर जहाँ पर की ट्रेनें पहले चलती थी या अभी जो नए रूट खुले हैं और जहाँ पर ट्रेन चलनी है वहाँ के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है।
दुर्ग जिले की पुलिस ने आंध्र प्रदेश के ओम श्री गायत्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के खिलाफ ठगी का केस रजिस्टर किया है। आरोप है कि संस्थान ने एमबीबीएस की पढ़ाई के नाम पर दुर्ग के प्रणीत जायसवाल से फीस के नाम पर करीब 14.5 लाख की ठगी की। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के ओंगल में स्थित ओम श्री गायत्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी की ओर से जारी ऑनलाइन विज्ञापन के आधार पर 2019 में प्रणीत जायसवाल ने एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, लेकिन बाद में पता चला कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस संस्थान को न तो एमबीबीएस की पढ़ाई की मान्यता दी और न ही कोई अनुमति दी है। इसके बाद छात्र ने अपनी फीस के पैसे मांगे। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर गिरिनाथ शर्मा ने फीस भी नहीं लौटाई और धमकी भी दी, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। लगभग 15 लाख रुपए देने के पश्चात की इनके साथ धोखाधड़ी हो गई है और जब यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर उनसे पैसे की मांग की गई तो उनके द्वारा घुमाया गया, वापस पैसा नहीं देने की बात कही गई और उस आधार पर जब ये शिकायत की जांच की गई, शिकायत की जांच पर सत्यता पाए जाने पर इसमें वर्तमान में एफआईआर दर्ज की गई है थाना मोहन नगर में और इसमें अग्रिम जांच जारी है। 2010 में जांजगीर चांपा जिले के रोजगार के लिए लेह लद्दाख गए 37 मजदूरों का अब तक पता नहीं चल सका है। बादल फटने की घटना के बाद मजदूर और उनके परिवार के कुल 37 सदस्य लापता है। सरकार द्वारा इन मजदूरों को मृत घोषित भी नहीं किया गया, जबकि लापता होने के 7 साल बाद मृत घोषित करने का प्रावधान भी है। जिला प्रशासन अब 10 साल बाद 9 पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देगी। पीड़ित परिवार के लोगों ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 4 से 5 लाख करने की मांग की है। दरअसल 5 अगस्त 2010 को लेह लद्दाख में बादल फटने से 150 से ज्यादा मजदूर और परिवार के लोग प्रभावित हुए थे। सब गरीब परिवार कमाए खा नहीं सका, कोई हाथ टूटे, कोई गोड़ टूटे, कोई मुंह काम टूटे और सबके खून बह गए, तेकर नाम से कमजोर हो गए, एक काम बुदा नहीं कर सकत हन। और बड़ बिहार करे वाले लोग लेकर मन के कम से कम सरकार के दी सहायता राशि मिल जाए तब उधार हो जाए लेकर मन की। कार्यालय कलेक्टर शाखा से जांच के लिए आया है प्रकरण आरवीसी 64 अंतर्गत स्वीकृति हेतु, तो जांच के लिए तहसीलदार नवागढ़ को भेजा गया है। फिर प्रतिवेदन जो भी प्राप्त होगा उसके अंतर्गत फिर कार्रवाई की जाएगी। 5,000 की उधारी के लिए तगादा करने पर हुए विवाद के बाद रायपुर के उडियारी इलाके में एक नाबालिग लड़की की हत्या हो गई, साथ ही उसका भाई चाकू लगने से गंभीर घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी अभी नाबालिग हैं। विकास नगर में रहने वाले वेल्डिंग कारोबारी के बेटे से गुगांव निवासी गांजा तस्कर के बेटे ने 5,000 रुपए उधार लिए थे। 6 महीने पहले हुए इस लेन देन के बाद वेल्डिंग कारोबारी का बेटा अपने रुपए वापस मांग रहा था। इसी बात पर उनके बीच विवाद हुआ और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी और इसी के बाद गांजा तस्कर के 17 साल के बेटे और उसके भाई पर दोनों आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। उडियारी अंतर्गत झंडा चौक के पास एक घटना हुई है जिसमें 2 नाबालिग बच्चे थे, जिन पर 2 लोगों के द्वारा, जो 2 दोस्त हैं उनके द्वारा 5,000 रुपए की किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें एक की मौत हो गई है जिसका नाम है नरेश धीवर और दूसरा जो बालक है वो घायल अवस्था में है, अभी उपचार किया जा रहा है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विदाई समारोह में संबोधित किया। संबोधन के दौरान सांसदों के योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी गुलाम नबी आजाद के साथ अनुभव को साझा करते वक्त भावुक हो गए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गए। जब मैं पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूं, वहां जो आज हालात हैं, मुझे गौरव और फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। अमित शाह पर शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठने का आरोप लगा तो मंगलवार को शाह ने संसद में इसका सबूत के साथ जवाब दिया। गृहमंत्री ने तस्वीर दिखाकर संसद में कहा कि वो न ही पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर राजीव गांधी उस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर रहे, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी को न तो मां की चिंता है और न ही माटी से प्यार है, उनको केवल तानाशाही से मतलब है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बंगाल बसा है।
कुछ और खबरें देखते हैं। मऊ से बड़ी खबर मिल रही है। स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई है। पीथमपुर के करौंदिया चौपाटी के पास ये आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 11 दमकल की गाड़ियां मौके पर है। तो मऊ के किशनगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां कार के स्क्रैप गोदाम में आग लगी है। तो ये बड़ी बड़ी लपटें आग के आप देख रहे हैं। 11 दमकल की गाड़ियां मौके पर है। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। राजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक होगी। जी मैं आपको बता दूं, ये तकरीबन ये जो तस्वीरें हैं ये तकरीबन अभी भी यही हाल है और 2 घंटे पहले की बात है जब किशनगंज थाना क्षेत्र के पीथमपुर स्थित एक घरौंदिया ग्राम है जहां पर एक प्लास्टिक का स्क्रैप का गोदाम था, वहां पर आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि आसपास के जो क्षेत्र वासी हैं वो काफी उनमें भय का माहौल बन गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आग का जो धुआं था, स्क्रैप का प्लास्टिक स्क्रैप होने के कारण जो उसका धुआं निकल रहा था, उससे भी आसपास के क्षेत्रवासियों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि आपको बता दूं तकरीबन 10 से 15 दमकल गाड़ियां यहां पर आ चुकी हैं और अभी भी मतलब आग पे काबू पाया जाने की कोशिश लगी हुई है। जी राजा, किसका गोदाम है? क्या मालिक को सूचना दी गई? कोई जान माल का नुकसान? जी मैं आपको बता दूं, ये जो मालिक का नाम तो हालांकि पुलिस से बात करने पर अभी कुछ भी पता नहीं पड़ पाया। लेकिन एक जुबैर करके जो वहाँ पर मैनेजमेंट देख रहा था उसको जरूर पुलिस ने हिरासत में लिया है। अगर बात करें जान और हानि की, तो अभी तक के किसी प्रकार की ऐसी कोई सूचना नहीं है। जी, नजर बनाए रखिएगा राजा इस तमाम खबर पर। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। 5 मिनट में इधर आयकर विभाग के विवाद से विश्वास स्कीम को छत्तीसगढ़ में बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग और करदाताओं के बीच करीब 8,087 मामले ऐसे हैं जो विवाद में हैं और इसमें से करीब 3,265 मामले स्कीम के तहत निपटारे के लिए आए हैं, जो करीब 40% हैं। वहीं इस योजना के तहत राष्ट्रीय औसत की बात करें तो करीब 25% मामले ही निपटारे के लिए आए हैं। जानकारी के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा पुराने मामलों के निपटारे और करदाताओं का विश्वास जीतने के लिए विभाग की ओर से योजना लाई गई है। योजना को मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए विभाग ने इस स्कीम में आवेदन करने की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। हालांकि टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च ही रखी गई है। भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना विवाद से विश्वास, जिसमें आयकर दाताओं के आयकर विभाग से जितने भी विवाद चल रहे हैं वो किसी भी फोरम में चल रहे हों, सुप्रीम कोर्ट में विवाद हो सकता है, हाई कोर्ट में हो सकता है, कमिश्नर अपील के सामने हो सकता है या आईटीटी के सामने हो सकता है। केवल डिस्प्यूटेड टैक्स जमा कराने से उनके सब विवाद तुरंत समाप्त हो जाएंगे और उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। छत्तीसगढ़ में ये योजना बहुत ही सफल रही है, जहां लगभग 40% विवाद खत्म हो रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। रायपुर की अदालत ने लापरवाही के मामले में एक महिला डॉक्टर को 1 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना देने की सजा सुनाई है। डॉक्टर शगुन बागड़ी के नर्सिंग होम में साल 2007 में गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ बच्चे की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि यह मौत एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन लगाने की वजह से हुई। परिजनों ने डॉक्टर और नर्सिंग होम के खिलाफ रायपुर के कोतवाली थाने में FIR दर्ज की थी, जिसमें परिजनों ने कहा था कि मृतक गर्भवती की पूरे समय बागड़ी नर्सिंग होम में चेकअप कराया गया था। डिलीवरी के समय डॉक्टर ऑपरेशन की बात करने लगे और उन्हें ऑपरेशन रूम में ले गए। इस दौरान उन्हें दिए गए इंजेक्शन से गर्भवती और पेट में ही बच्चे की मौत हो गई। कोर्ट ने भी परिजनों के आरोप को सही ठहराया। आपको बता दें कि इससे पहले भी बागड़ी नर्सिंग होम में एक गर्भवती की मौत हो गई थी। शगुन बागड़ी के द्वारा जो लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया था, जिससे मेरी भाभी की मौत हो गई थी, ऐसा उनके यहाँ 2-3 केस हो चुका है जिससे मौत हुई है। उनके कोर्ट के आदेश से तो बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो कोर्ट का काम है सजा देना। उन्होंने 1 साल का कारावास दिया है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ।
प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवश्यक 5 असाइनमेंट दिए जा चुके हैं, जिनमें से 5वां असाइनमेंट सबमिट नहीं करने वाले छात्र छात्राओं के लिए 3 अवसर बाकी हैं। अब तक 10वीं के 91% विद्यार्थियों ने असाइनमेंट जमा किए हैं और 12वीं कक्षा के 95% असाइनमेंट जमा हुए हैं। इस असाइनमेंट से छात्रों के 30 अंक परीक्षा में जुड़ेंगे। पिछले 4 असाइनमेंट में 10वीं से 41,000 विद्यार्थियों ने सबमिट नहीं किए, तो 12वीं में 12,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं। अगर विद्यार्थियों की 3 असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए तो वे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। असाइनमेंट हमने सब बच्चों को दिया है। बच्चे जब असाइनमेंट का उत्तर लिख करके जमा करते हैं तो उसको पुस्तक पढ़नी पड़ेगा। अगर असाइनमेंट में बच्चे के अच्छे नंबर हैं, क्योंकि उसको घर से लिख के जमा करना है, तो ऐसी स्थिति में उसको लिखित परीक्षा में कम नंबर भी मिलेंगे, तो दोनों को मिलाकर के बच्चा पास होने में उसको दिक्कत नहीं होगी। और छत्तीसगढ़ के बच्चे अब राजीव गांधी के बारे में पढ़ेंगे। इस सत्र से 7वीं के छात्र हिंदी विषय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। राजीव गांधी के द्वारा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए योगदान को पढ़ाया जाएगा। SCRT ने इस बार पुस्तकों में अहम बदलाव किए हैं। यातायात के नियमों को जोड़ने से लेकर नए नक्शों को भी किताब में जगह दी गई है। ये बच्चा जब हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तो उन तकनीकी शब्दों की अंग्रेजी भी जानने से उसको आगे पढ़ने में आसानी होगी। इसके साथ ही कक्षा 1 से 10 तक सभी विषयों में हमने लर्निंग आउटकम की सूची दी हुई है और ये बताया है कि वो लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से पाठों से उनकी प्राप्ति होगी। और कोरोना का असर इस साल बच्चों के टीकाकरण पर भी रहा। कोरोना काल में जन्मे 1,95,000 बच्चों को पोलियो, BCG और टीबी का टीका नहीं लग पाया है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में साल 2020 से 21 में जन्मे 6,32,000 में से 69% बच्चों को ही गंभीर बीमारियों से बचने का टीका लगा है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 9 अप्रैल के बीच प्रदेश में 94% से ज़्यादा टीकाकरण हुआ, लेकिन उसके बाद प्रदेश में कोरोना खतरनाक स्थिति में पहुंचा और स्थिति बिगड़ी। कोरोना काल प्रारंभ हुआ था तो छत्तीसगढ़ प्रदेश ही ऐसा था जहां पर टीकाकरण जो है काम बंद नहीं हुआ। टीकाकरण कवरेज का जहां तक सवाल है तो वर्तमान में जनवरी तक का हमारा टीकाकरण का प्रतिशत जो बच्चों का है वो अभी 69% है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मार्च लास्ट तक हम लोग जो है मोर देन 90% कर लेंगे, जो कि हर साल हम लोग कर लेते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।